चोखा मना रहे हो। तमाम साथियों 120 महापुरुष थे जो इस लड़ाई को आज यहाँ तक लाए थे। बाद में इस मिशन की कमान, इस आंदोलन का कमान बाबा साहब के हाथ में आया, बाबा साहब के हाथ में आया। और बाबा साहब विदेश से जब पढ़ करके लौटते हैं, क्योंकि बाबा साहब के बारे में बताऊंगा साथियों, आज 23 दिसंबर है, आज केवल 8 घंटे का दिन होता है, 16 घंटे की रात होती है, समय बहुत कम है। 60 में मैं आपको बताऊंगा साथियों, बाबा साहब जब विदेश से शिक्षा लेकर के इस देश में आते हैं तो शर्त के मुताबिक उनको साहू जी महाराज के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। और जब नौकरी करने जाते हैं तो उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था, चपरासी फाइल फेंक करके देता था और पानी पीने के लिए बाबा साहब के का अलग खड़ा हुआ करता था। बड़े मुश्किल से कमरा भी रहने के लिए बाबा साहब को नहीं मिल रहा था बड़ौदा में। बड़े मुश्किल से बाबा साहब को एक पारसी के होटल में रहने के लिए जगह मिली, लेकिन 2-4 दिन के बाद उस पारसी को पता लग गया कि डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र का महान है। उस पारसियों ने मिलकर के बाबा साहब की हत्या करना चाहा, लेकिन बाबा साहब के मित्र को पता लग गया। वो जाकर के बाबा साहब को पिछले दरवाजे से निकाल करके किसी तरीके से बाहर लाए। बाबा साहब को मारने से बचा लिया। और बाबा साहब बड़े दुखी होते हैं, बाबा साहब दुखी होते हैं और आकर के बड़ौदा में रेल का इंतजार करते हैं अपने घर महाराष्ट्र आने के लिए। ट्रेन का इंतजार करते हैं, बड़ौदा के पार्क में 3 घंटा बैठे रहते हैं। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब बड़ौदा के पार्क में बैठते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं, मनन करते हैं बाबा साहब कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ अगर ये व्यवहार हो रहा है तो इस देश में जो पिछड़े पछाड़े गए लोग जिनकी संख्या ज्यादा है उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। बाबा साहब वहीं पर विचार करते हैं और प्रण करते हैं कि आज के बाद मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। और उन्होंने प्रण किया कि अगर इनकी आजादी नहीं दिला पाऊंगा, इनको ये जो जलालत की जिंदगी जी रहे हैं उसको मैं उबार नहीं पाऊंगा, तो मैं अपनी कनपट्टी पर गोली मार करके आत्महत्या कर लूंगा। बाबा साहब ने प्रण किया। 1917 में 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब इस दुनिया के नंबर 1 के विद्वान थे साथियों। चाहते तो उस समय देश विदेश कहीं नहीं जा करके अच्छे से अच्छी नौकरी करके अपने परिवार को 7 पीढ़ी तक जीवन यापन करने के लिए धन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने नौकरी को लात मारा, हमारी आपकी बेहतरी के लिए दिन रात एक कर दिया। ऐसा भी समय आ गया बाबा साहब के पास, क्योंकि नौकरी तो कर नहीं रहे थे, हमारी आपकी बेहतरी के लिए, हमारी आपकी बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए बाबा साहब दिन रात उस समय की ब्रिटिश हुकूमत से तो है कि अपनी मांग रखते थे और सबके सामने जाकर के समाज को जगाने का काम करते थे। और ऐसा भी समय आ गया साथियों, हमारी आपकी बेहतरी के लिए बाबा साहब, ऐसा समय आया कि बाबा साहब के 4 पुत्र दवा के अभाव में मर गए। दवा के अभाव में बाबा साहब का परिवार मर गया और परिवार मर गया दवा के अभाव में। ऐसा भी समय आया बाबा साहब का सबसे प्यारा पुत्र राजरतन दवा के अभाव में मर गए। और बाबा साहब को खबर लगती है तो जाते हैं घर पर अपने, तो इसी तरीके से सारे लोग, अगर मृत्यु हो जाती है तो जो गांव में जुड़ जाते हैं, सारे लोग जुटे हुए थे। माता रमाबाई अम्बेडकर इशारा करती है बाबा साहब से कि पैसे दीजिए, कफन की व्यवस्था हो। बाबा साहब कोर्ट की जेब में हाथ डालते हैं, फूटी कौड़ी नहीं थी। बाबा साहब ने इशारा किया माता रमाबाई अम्बेडकर से, माता रमाबाई अम्बेडकर समझ जाती है और घर के अंदर जा करके अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके बाबा साहब को देती हैं और कहती है कि बेटे को ले जा करके अंतिम संस्कार कर दीजिए।
साथियों, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? दुनिया का नंबर 1 का विद्वान और उसका बेटा दवा के अभाव में मर जाए। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी हमारी आपकी बेहतरी के लिए लगाया। बाबा साहब के निवेदन में, बाबा साहब के निवेदन से इस देश में फर्स्ट इंडिया एक्ट लगा। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट लगा। मैं कह रहा हूं साथियों कि बाबा साहब के एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो 3-3 घंटा बोलते रहेंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए 60 में मैं बताऊंगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी बात करनी। 1919 में फर्स्ट इंडिया, 1921 में फर्स्ट इंडिया एक्ट इस देश में लगता है। समानता का अधिकार अंग्रेजों से बाबा साहब ने, कुर्सी पर बैठने का अधिकार बाबा साहब ने अंग्रेजों को आपको दिलवाया। फिर 1928 में साइमन कमीशन इस देश में आता है। साइमन कमीशन के बारे में भी बताएंगे, बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन बाबा साहब के प्रयास से ही साइमन कमीशन इस देश में 1928 में आता है, अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। उसका परिणाम क्या होता है? सेकंड इंडिया एक्ट 1935, यानी जो हमारा आरक्षण है 1935 में बाबा साहब ने अंग्रेजों के द्वारा हमें दिलाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब से जितना भी बन पड़ा, उन्होंने संविधान के माध्यम से हमें व्यवस्था देने का काम किया। लेकिन साथियों, जो इस देश में, इस दुनिया में आता है, एक न एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है। बाबा साहब भी 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले जाते हैं। ये मिशन फिर पड़ा रहता है, इसको कोई आगे ले जाने वाला नहीं रहता है, इसको कोई आगे ले जाने वाला नहीं रहता है। लेकिन धन्य हो मानवर मसीहा कांसी राम साहब, पंजाब की धरती रोपड़ में पैदा हुए मानवर मसीहा कांसी राम साहब वैज्ञानिक की नौकरी करते थे। और मानवर मसीहा कांसी राम साहब बाबा साहब के बारे में जानते भी नहीं थे। लेकिन एक घटना घटती है, उनके ऑफिस में एक वाल्मीकि समाज के दीना माना थे, जो कि बाबा साहब को जानते थे, और वो अपने अधिकारी, जो अधिकारी वहां का उच्च श्रेणी का ब्राह्मण था, उससे उन्होंने छुट्टी मांगा। लेकिन उस ब्राह्मण समाज के अधिकारी ने बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी देने से इनकार कर दिया, छुट्टी देने से इनकार कर दिया। लेकिन दीना माना माने नहीं और जिद करने लगे, तो दीना माना को सस्पेंड होना पड़ा। जब वो सस्पेंड हो गए तो मानवर कांसी राम साहब को इस बात की पता लगी। उन्होंने दीना माना को बुलाया, कहा क्यों परेशान होते हो? कहा साहब, मेरे भगवान, मेरे मसीहा का जन्मदिन है और मुझे ये छुट्टी नहीं मिल रही है, ये मेरी लड़ाई है। कहा कितना जानते हो बाबा साहब के बारे में? दीना माना ने कहा ठीक है साहब, अपने घर जाकर के एक किताब ला करके दीना माना ने मानवर कांसी राम साहब को दिया। और उस किताब का नाम था, जो बाबा साहब ने लिखा था, एलिहेशन ऑफ कास्ट। एलिहेशन ऑफ कास्ट वो बाबा साहब के द्वारा लिखी गई किताब दीना माना ने मानवर कांसी राम साहब को दिया। उस किताब को मानवर कांसी राम साहब ने रात में 3 बार पढ़ा। रात में 3 बार मानवर कांसी राम साहब ने बाबा साहब की किताब को पढ़ा और उनके आंख से आंसू आ गए। उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसी राम करेगा। उन्होंने नौकरी को लात मारा। उसी समय उनके शादी की बात चल रही थी, उनके माँ बाप उनकी शादी करना चाहते थे मानवर कांसी राम साहब, और बुलावा आया था घर से। लेकिन मानवर कांसी राम साहब ने अपने माँ बाप को 27 पेज का पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि आज के बाद कांसी राम का अपना कोई परिवार नहीं होगा, न कांसी राम के पास कोई धन धरती होगी। आज के बाद कांसी राम अगर जिएगा भी तो बहुजन समाज के लिए और मरेगा भी तो बहुजन समाज के लिए। साथियों, मानवर कांसी राम साहब नौकरी से रिजाइन करके हमारी आपकी बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी चलकर हमारी आपकी झुग्गी झोपड़ियों में आकर के मानवर बाबा साहब के सपने का साकार करने के लिए, बाबा साहब के मिशन को बता करके मानवर कांसी राम साहब ने इस देश में बहुजन समाज पार्टी नामक जो प्लेटफॉर्म दिया, मानवर कांसी राम साहब ने भी बड़ी झेलालत झेला था। कांसी राम साहब के जीवन के बारे में बताएंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। मानवर कांसी राम साहब के समय में भी बड़ी दिक्कत आई थी।
साइकिल पंचर हो जाती थी, पंचर के पैसे नहीं होते थे, खाना नहीं नसीब होता था। लेकिन धन्य हो मसीहा कांशीराम साहब, हमारी आपकी बेहतरी के लिए सारी जलालत को झेलते हुए भी उन्होंने इस बहुजन समाज को सम्मान दिलाने का काम मानवर कांशीराम साहब ने किया। और अपने जीते जी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में उन्होंने तीन बार सरकार चला करके हमारे आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम मानवर कांशीराम साहब ने किया। लेकिन साथियों, प्रकृति का नियम है, जो इस दुनिया में आता है उसको जाना पड़ता है। मानवर कांशीराम साहब भी 9 अक्टूबर 2006 को हमारे यहाँ के बीच से चले जाते हैं। लेकिन मानवर कांशीराम साहब जीते जी उस मिशन की कमान, जो संतों गुरुओं महापुरुषों के द्वारा ये मिशन चल रहा है, उसकी कमान बहुजन समाज की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में आती है। और बहुजन समाज की शेरनी बहन जी भी अपने मानवर कांशीराम के सानिध्य में काम करना चाहती हैं और मानवर कांशीराम साहब के साथ चली। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं भी अपने समाज को जब तक इस देश का हुक्मरान नहीं बना लूंगी, इस देश के